इस हफ्ते मक्का शहर में सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की के नेताओं ने एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के तहत अब इन तीनों देशों में किसी भी एक देश पर अगर हमला होता है तो इसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक नेटो जैसा मिलिट्री अलायंस जो कि पिछले साल बनना शुरू हुआ था, अब और भी बड़ा होता दिख रहा है। पिछले साल सितंबर के महीने में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक बायलैटरल म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे दुनिया ने इस्लामिक नेटो की शुरुआत की तरह देखा था। हमने भी इसके बारे में आपको डिटेल में देशभक्त पर बताया था इस एपिसोड में। आज लगभग एक साल बाद मिडिल ईस्ट में जंग के बीच इस अलायंस में तुर्की जैसा बड़ा और महत्वपूर्ण देश शामिल हो रहा है। भारत के लिए यह डेवलपमेंट काफी महत्वपूर्ण है। एक तरफ पाकिस्तान इस क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनता दिख रहा है। यूएस ईरान युद्ध के बीच में वो मीडिएटर की तरह भी उभर कर बाहर आया। वहीं भारत के लिए कहीं ना कहीं मुस्लिम देश उससे और दूर जा रहे हैं। अभी तक इस अलायंस में अगर पाकिस्तान था तो एक भारत का करीबी सऊदी अरेबिया भी था, लेकिन अब इस अलायंस में एंटी इंडिया फोर्सेस का दबदबा बढ़ने लगा है। तुर्की पहले से ही कश्मीर के मुद्दे पर ओपनली एंटी इंडिया स्टैंड ले चुका है और अब ऑपरेशन सिंदूर में उसने पाकिस्तान को अपना समर्थन और हथियार देकर अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी थी। तो जब पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की की ये फॉर्मल मिलिट्री अलायंस साइन हो चुकी है तो इस इस्लामिक नेटो का असर किस पर पड़ेगा? क्या पाकिस्तान सरकार और आर्मी के सुर अब भारत के खिलाफ और तीखे हो जाएंगे? क्या यह अलायंस चाइना के आशीर्वाद से बना है यूएसए और इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए, या ये फिर सिर्फ ईरान या इजराइल से बाकी देशों को बचाने की एक तरकीब है? क्या अगर अब ईरान सऊदी के ऑयल फील्ड्स या यूएस के बेसिस पर अटैक करेगा तो उसे पाकिस्तान या तुर्की बचाने आएगा? क्या पाकिस्तान इस डील के बाद अपनी न्यूक्लियर वेपन्स अम्ब्रेला सऊदी अरेबिया और तुर्की के लिए एक्सटेंड कर देगा? यह सब कुछ जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं यह हमारे देश की डिप्लोमेटिक फेलियर भी दिखाती है। जानते हैं आज के एपिसोड में कैसे। हमारी कहानी शुरू होती है 7 अक्टूबर 2023 से। यह वो दिन था जब हमास ने इजराइल पर एक घातक आतंकी हमला किया। एक नई जंग की शुरुआत होती है। उसके बाद जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा। इजराइल ने आतंक का जवाब पूरे नरसंहार से दिया। पूरे गाजा स्ट्रिप को मिट्टी में मिला दिया। 70,000 से ज्यादा लोगों को गाजा में मार गिराया। इसमें 20,000 के आसपास बच्चे थे। 2 सालों तक चली इस जंग में कई बार सीज फायर करने की कोशिश की गई, लेकिन बार बार इजराइल हमास के लीड निगोशिएटर्स को मार गिराता, जिससे बातचीत रुक जाती क्योंकि असली मकसद था नरसंहार जारी रखना। ऐसी ही एक स्ट्राइक होती है हमास के निगोशिएटिंग टीम पर 9 सितंबर 2025 को। बस फर्क इस बार यह था कि इस बार हमास के टीम को गाजा में या ईरान में नहीं मार गिराया जाता है, बल्कि एक न्यूट्रल और सॉवरेन देश कतर में टारगेट किया जाता है। इस स्ट्राइक में एक कतरी निगोशिएटर भी मारा जाता है। पूरे दुनिया ने इजराइल के इस हरकत की कड़ी निंदा की। यह स्ट्राइक अपने आप में इस पूरे रीजन के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि इसके बाद गल्फ स्टेट्स को समझ में आ जाता है कि अगर इजराइल से बचने के लिए खुद कुछ नहीं किया तो अगला हमला उनके देश में भी हो सकता है। और अमेरिका, जो अब तक इस रीजन में, इस क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर बैठा था, वो भी इजराइल के खिलाफ एक उंगली तक नहीं उठाएगा। अमेरिका इजराइल के इशारों पर कैसे नाचता है, इसके बारे में हमने आपको कई एपिसोड्स में बता दिया है। अपनी सुरक्षा के लिए फिर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ उसी महीने एक मिलिट्री अलायंस पर हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि इस डील के डिटेल्स, फुल डिटेल्स आज तक पब्लिक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि यह एक नेटो टाइप कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी थी, जिसके तहत एक मुल्क पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। बाद में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इस डील के अंदर न्यूक्लियर प्रोटेक्शन क्लॉज के होने से इनकार नहीं किया। मतलब जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी सऊदी अरेबिया को बचाने के लिए इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। फिर इस साल फरवरी के महीने में यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान ने बदले में सऊदी समेत रीजन के सभी देशों के यूएस बेसिस और ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज पर अटैक करना शुरू कर दिया। एक बार फिर से इन देशों का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अमेरिका उन्हें बचाने में बिल्कुल नाकाम साबित होता है। बाकी देश तो छोड़ो, यूएस खुद अपने आप को भी ईरान के इस हमले से बचा नहीं पाता है। 40 एयरक्राफ्ट, 36 रिपर ड्रोन, 4 हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स, खरबों डॉलर के रेडार, डिफेंस हार्डवेयर फूंकने के बाद भी अमेरिका ईरान से जीत नहीं पाता है। यह सब देख मिडिल ईस्ट में एक और बड़ी लोकल सिक्योरिटी अलायंस की जरूरत लोग ज्यादा महसूस करने लगे। मार्च में तुर्की यह पहल करता है। उसके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान और सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर से मिलकर इस्लामिक नेटो को एक्सपैंड करने की इच्छा जाहिर करते हैं। महीनों तक चली डिस्कशंस और निगोशिएशन के बाद फाइनली इस हफ्ते 7 अगस्त को मक्का में 3 देशों ने एक नया डिफेंस पैक्ट साइन किया। ज्वाइंट स्टेटमेंट के मुताबिक यह अग्रीमेंट कलेक्टिव डेटरेंस को स्ट्रेंथन करेगा। मतलब तीनों में से किसी भी एक देश पर आर्म्ड अटैक
तीनों देशों पर आर्म्ड एग्रेशन माना जाएगा। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसे इस्लामिक सॉलिडेरिटी और ब्रदरहुड का नतीजा बताया, जो तीनों स्टेट्स के शेयर्ड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस कॉर्पोरेशन पर आधारित होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पैक्ट साइन करते वक्त पाकिस्तान की एक आंख भारत की तरफ थी। ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो यह डिफेंस ट्रीटी तीनों देशों के लिए विन विन डील है। दशकों से नेटो मेंबर रहा तुर्की अपने साथ लाता है वर्ल्ड क्लास आर्मी, स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी। वहीं सऊदी अरेबिया अपने साथ लाता है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व, खूब सारा पैसा। और पाकिस्तान लाता है अपने साथ एक बड़ी फौज और उसी के साथ साथ इस्लामिक दुनिया का एकमात्र न्यूक्लियर आर्सेनल। रिपोर्ट्स की माने तो यह इस्लामिक नेटो सिर्फ इन्हीं 3 देशों तक सीमित नहीं रहने वाला है। जल्द ही इसमें इजिप्ट, कतर, सीरिया, यूएई भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि हर देश के अपने कंपल्शंस एंड कॉम्प्लिकेशन हैं। इजिप्ट फॉर एग्जांपल अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में, डोमेस्टिक अपहीवल को अवॉइड करने में जुटा हुआ है। सीरिया अपने 13 साल लंबे सिविल वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स की कोशिश कर रहा है। यूएई पहले ही इब्राहिम अकॉर्ड्स के तहत इजराइल के साथ अपने टाइज नॉर्मलाइज करके बैठा हुआ है। यानी एक्सपेंशन पॉसिबल है पर गारंटीड नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि पिछले 1 दशक से गल्फ कंट्रीज का अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज पर यकीन कम होता जा रहा है और इस ईरान युद्ध ने इस भरोसे को चूर चूर कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरीके से अमेरिका ने इस वॉर को हैंडल किया है, उससे गल्फ देशों को यह साफ मैसेज जा चुका है कि बॉस अपना अपना देख लो, हम तो बस अपनी और इजराइल की रक्षा करेंगे। वैसे अमेरिका यह भी ना कर पाया। अपने इतने सारे मिलिट्री एसेट्स मिडिल ईस्ट में होने के बावजूद वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज तक, कम से कम इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त, तो ना खुलवा पाया और अपने एलाइज को पर्याप्त एयर डिफेंसेस भी नहीं दे पाया, क्योंकि सबको सच मालूम है ज्यादातर म्यूनिशंस इजराइल भेज दिए गए थे। इजराइल को बचाना जरूरी था, गल्फ स्टेट्स जाए भाड़ में। अब यही जो गैप है वो सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान भरने की कोशिश कर रहे हैं। एनालिस्ट का कहना है कि इस अलायंस का मकसद अमेरिका को रिप्लेस करने का नहीं है, बल्कि अपने पास एक एडिशनल स्ट्रेटेजिक और पॉलिसी ऑप्शन रखने का है। कुछ एनालिस्ट इस डील को एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की तरह देख रहे हैं। उनका कहना है कि मिडिल ईस्ट की पावर डायनामिक्स ईरान वॉर के बाद दोबारा लिखी जा रही है, क्योंकि मुस्लिम देश ये मान चुके हैं कि अब उनकी सिक्योरिटी को वो यूएस, इजराइल और ईरान, ये जो राइवलरी है, इसके रहमो करम पर वो नहीं छोड़ सकते हैं। उन्हें इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। सवाल यहां यह आता है कि जंग का असली खतरा तो इन देशों को ईरान से है। अरे माना कि यूएस उन्हें बचाने में नाकाम रहे, लेकिन अटैक तो ईरान ने किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी ईरान ने ही तो ब्लॉक करके रखा है। हां, यूएस के उकसाने पर यह सब हुआ है, लेकिन किया तो यह सब ईरान ने है। तो क्या यह अलायंस यूएस को रिप्लेस करने से ज्यादा ईरान को पीछे ढकेलने के लिए बनाया गया है? याद रखिए, यहां एक और सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट भी है। क्या सुन्नी मुसलमान देश शिया ईरान के खतरे से अपने आप को बचाने के लिए यह अलायंस तैयार कर रहा है? तो क्या असल में यह अलायंस इस्लामिक नेटो की जगह सुन्नी नेटो बन रहा है? एटलीस्ट इजराइल का यही मानना है। इजराइल इस अलायंस से बिल्कुल खुश नहीं है। इजरायली लीडरशिप बीते कुछ महीनों से साफ कर चुके हैं कि तुर्की अब उनके लिए नया ईरान बन चुका है। माने अगला निशाना उनका ऑलरेडी सेट हो चुका है कि अब तुर्की को हम सेट करेंगे। फरवरी के महीने में ही फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने भी कहा था कि तुर्की सऊदी अरेबिया को एक हॉस्टाइल सुन्नी एक्सेस में जबरदस्ती खींच रहा है। खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी इमर्जिंग सुन्नी एक्सेस का जिक्र किया है, बिना क्लियरली डिफाइन किए कि उनका मतलब क्या है। लेकिन एक सच यह भी है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पैक्ट वो ईरान के युद्ध से पहले ही उस पर हस्ताक्षर हो चुके थे। तो फिर जब सऊदी के स्ट्रेटेजिक साइट्स पर ईरान ने हमला किया, मिसाइल्स बरसाए, तो पाकिस्तान बचाने क्यों नहीं आया? क्या इस ट्रीटी में कोई ऐसा क्लॉज छुपा है जो ईरान के केस में अप्लाई नहीं होता है कि बाकी देश अटैक कर ले, कोई दिक्कत हो जाएगी लेकिन ईरान एग्जेम्प्ट है? या फिर इस ट्रीटी में कलेक्टिव डिफेंस का मतलब अभी सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग और एयर डिफेंस सपोर्ट है, ना कि रियल मिलिट्री इंटरवेंशन? या फिर यह भी हो सकता है कि म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी या इस्लामिक नेटो के निशाने पर ईरान नहीं है? तो फिर ट्रीटी क्यों बनाया था आपने? सबको पता है कि इजराइल कभी भी सीधा सऊदी या तुर्की या पाकिस्तान, तीनों में से किसी पर डायरेक्ट हमला तो नहीं करेगा। सऊदी के पास पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है और तुर्की पहले से ही नेटो का मेंबर बैठा हुआ है। उसे इजराइल से बचाने के लिए 33 देश खड़े हो जाएंगे नेटो के। अच्छा, मान लेते हैं यूएस नहीं आता है, तब भी नेटो के 32 देश होंगे जो उसके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि यह नेटो की ट्रीटी में साइंड इन है, बेक्ड इन है। तो फिर यह डिफेंस ट्रीटी बनाई क्यों गई है? यहीं से कहानी में एंट्री होती है इब्राहिम अकॉर्ड्स की और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की और उनके दादागिरी की। ट्रंप लंबे समय से चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया भी इजराइल के साथ संबंध को नॉर्मलाइज कर ले, इजराइल को पूरी मान्यता दे, जैसे कि यूएई ने कर लिया है। लेकिन सऊदी सालों से इस प्रेशर को अवॉइड करता आया है, यह कह के कि नहीं, पहले पैलेस्टीनियन स्टेटहुड का रास्ता आप क्लियर करिए, उसके बाद इजराइल के साथ हम टाइज नॉर्मलाइज करेंगे। लेकिन इजराइल की करंट सरकार इस शर्त को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि व्हाट पैलेस्टीनियन, देयर इज
नो पैलेस्टाइन एट ऑल, पैलेस्टाइन हैज नो राइट टू एग्जिस्ट, और इसीलिए मामला सालों से फंसा हुआ है। और ये सिर्फ कोई कैजुअल डिमांड नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की। मई के महीने में जब यूएस ईरान सीज फायर पर बातचीत चल रही थी, ट्रंप ने खुद सऊदी, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, बहरीन के लीडर्स को एक साथ फोन कॉल पर लिया और कहा, सीधा सीधा कहा कि जंग खत्म होने के बाद जो देश अभी अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं है, उन्हें इजराइल के साथ संबंध नॉर्मलाइज करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी, कतर, पाकिस्तान के लीडर्स इस मांग को सुनकर इतना चौंक गए कि फोन लाइन पर सन्नाटा छा गया। और अमेरिका की दादागिरी यही खत्म नहीं होती है। जुलाई में ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि यूएस सऊदी अरेबिया सिविल न्यूक्लियर डील भी सऊदी के अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करने पर निर्भर करता है। मतलब अगर सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ टाइज नॉर्मलाइज नहीं करेगा तो उसका अपना न्यूक्लियर एनर्जी डील भी अटक सकता है। नेतन्याहू ने और उसके ऑफिस ने इसे हिस्टोरिक लीप फॉरवर्ड फॉर पीस बताकर इसका खुलेआम स्वागत किया। तो ये डील ना तो एंटी ईरान है और ना ही एंटी इजराइल है। इस डील के निशाने पर है अमेरिका, जो मिडिल ईस्ट में बार बार दखलंदाजी करने के आदत से बाज नहीं आता है। ऐसे में ये नया मिलिट्री ब्लॉक गल्फ देशों को, खासतौर पर सऊदी को, एक बफर देता है। अब सऊदी कह सकता है कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करने के कांस्टेंट प्रेशर से हम निपट सकते हैं, हमें सबमिट नहीं करना है और ना ही हमें अमेरिका के रहमो करम पर जीना है। कम से कम सिग्नल तो यह दिया जा रहा है कि हमारे पास और भी रास्ते हैं, हमारे पास और भी ऑप्शन है पॉपो अमेरिका को छोड़कर। हमारे देश में एक बहुत पुरानी कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आज मिडिल ईस्ट में यूएस की हालत कुछ ऐसी ही है। ईरान से इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद भी ट्रंप अंकल ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो विश्व विजेता हो। अपने एलाइज को बचाने में इतनी बुरी तरीके से वो फेल कर चुके हैं, इसके बाद भी यूएस ऐसे हुक्म चलाता है जैसे अमेरिका की वजह से ही वहां के देश बचे हैं और पूरी दुनिया उनके वजह से ही घूमती है। लेकिन सच तो यह है कि अमेरिका अभी तक ना तो ठीक से इस जंग से बाहर आ पाई है और ना ही मिडिल ईस्ट में अपने एलाइज के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा पाई है। कहने को तो यूएस और ईरान के बीच में 17 जून को सीज फायर हो चुका था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी यूएस तो 20 बार तो खोल ही चुका है, डिक्लेयर कर ही चुका है। लेकिन असल में सीज फायर होने के 15-20 दिनों के अंदर अंदर ही वॉर वापस से आक्रमक रूप से शुरू भी हो गया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रैफिक अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाया है। हालांकि बीते एक हफ्ते में यानी 29 जुलाई से आज इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त किसी भी नए अटैक की खबर नहीं आई है, लेकिन आ भी सकती है। फिलहाल ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक नई डील पर बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच में एक रूट पर लगभग सहमति बन चुकी है जिससे शिपिंग दोबारा शुरू की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ येमेन में 2022 वाला शांति समझौता कोलैप्स होने की कगार पर आ चुका है। येमेन के हूती रेबल्स ने एक बार फिर से सऊदी बैक्ड फोर्सेस पर हमला करना शुरू कर दिया है। इस हफ्ते हुए हमलों में उन्होंने अभी तक 17 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल मार दिए हैं। इसके अलावा सऊदी कोalition ने सालों बाद फिर से एयर स्ट्राइक्स भी शुरू कर दिए हैं। बबल मंदाब स्ट्रेट का हाल भी कुछ बेहतर नहीं है। हुतीज ने पिछले महीने सऊदी शिपिंग पर ब्लॉकेड डिक्लेयर कर दिया और कमर्शियल वेसल्स पर अटैक करना भी शुरू कर दिया। एक भारतीय जहाज पर भी इस बीच बबल मंदाब में उसे डुबा दिया गया है। हालांकि उस पर हमला किसने किया, किस पक्ष ने किया, इसकी जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ बबल मंदाब स्ट्रेट दुनिया के मुख्य शिपिंग रूट्स में से एक है। पहले यहां रोज 70 से ज्यादा शिप्स गुजरा करती थी, अब 30 से भी कम रह गई है। मतलब हॉर्मुज में अभी थोड़ी नॉर्मलसी आने के संकेत हमें दिखने शुरू हुए थे कि रेड सी का दूसरा चोक पॉइंट पूरी तरीके से नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाता दिख रहा है। तो दुनिया के लिए बुरे दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। फाइनली एक देश है जिसने यूएस ईरान युद्ध के बीच में अपना एडवांटेज ढूंढ लिया, आपदा में अवसर निकाल लिया। जितने बुरे दिन हो लेकिन उनमें से अच्छे दिन खींच निकाले। थैंक यू फ्रेंड्स। अरे ये एडिटर, यहां मोदी जी की बात नहीं हो रही है। अरे 12 सालों में तो अच्छे दिन ना ला पाए, अभी सडनली कहां से अच्छे दिन आ जाएंगे। यहां अनफॉर्चुनेटली बात हो रही है पाकिस्तान की। अभी कुछ साल पहले याद करिए इसी पाकिस्तान को, अरे लोन्स के लिए डिफॉल्ट पर डिफॉल्ट कर रहा था, सऊदी और बाकी देशों के सामने कटोरा लेकर खड़ा हुआ था, टेरर फंडिंग के मामले को लेकर यूएन इसे ब्लैकलिस्ट करने वाली थी। और आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद वही पाकिस्तान यूएस ईरान क्राइसिस के बीच में अपनी छवि एज अ मीडिएटर के रूप में ढाल रहा है, मिडिल ईस्ट में नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है। ईरान वॉर में सीज फायर निगोशिएशंस के लिए वेन्यू पाकिस्तान बन गया। लास्ट में जो सीज फायर डील साइन हुआ उसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम कहा गया। हमारे फॉरेन मिनिस्टर का एक ही काम था, पाकिस्तान को एक्सपोज करना, उसे इंटरनेशनली आइसोलेट करना। लेकिन यह सब जब जयशंकर जी ने देखा तो पाकिस्तान को दलाल बोल दिया। कभी कभी तो शक होता है कि जयशंकर जी सेंट स्टीफेंस कॉलेज से सच्ची में पढ़े हैं कि नहीं। एडिटर, इनका डिग्री निकालो जरा, देखा जाए। जयशंकर जी गाली बकते रह गए, अपने फेलियर को मानने का बूता तो है नहीं। लेकिन उसी बीच सऊदी और तुर्की जैसे देश पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर आ गए। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान उन 14 देशों में शामिल है जिन्होंने एक सऊदी लेड मल्टीनेशनल मैरिटाइम डिफेंस अलायंस को भी सपोर्ट किया है, जिसका मकसद है बबल मंदाब स्ट्रेट और रेड सी के शिपिंग रूट्स को प्रोटेक्ट करना।
और भारत क्या कर रहा है, हमारे साथ कितने देश खड़े हैं? हम अभी एमईए के अकॉर्डिंग सिचुएशन को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। इन द मीन टाइम हमारे जो मिडिल ईस्ट एलाइज हैं वो एक एक करके पाकिस्तान के खेमे में चले जा रहे हैं। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। नहीं सॉरी, हम एक्चुअली उन्हें धक्का दे रहे हैं, हम उनको धकेल रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, तुम जाओ, तुम पाकिस्तान के साथ जाओ, वही तुम बेहतर हो, क्योंकि हमें तो एक नया पॉपो मिल गया है, जिसके बाद हमें और किसी की जरूरत तो है नहीं। अभी इसी हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में एक और फोन कॉल होता है, जिसमें इंडिया इजराइल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने की बात की गई है। इससे पहले भी ईरान जंग शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में नजर आते हैं, अपना पूरा समर्थन देते हुए इजराइल को। इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल फॉर्मली विद फुल कन्विक्शन in this moment and beyond. मतलब जब पूरा इस्लामिक ब्लॉक अपनी खुद की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाने के लिए पाकिस्तान के पास जा रहा है, हम अपना नॉन अलायंस जो स्टांस है उसे छोड़कर इजराइल की जी हजूरी कर रहे हैं, उनके सबसे बड़े सिक्योरिटी थ्रेट को गले लगा रहे हैं। सोचो, एक ऐसी देश के लिए हम ये सब कर रहे हैं जो दुनिया भर में एक पराया स्टेट बन चुका है। यूरोप, अफ्रीका, गल्फ सब कोई नकार चुके हैं इजराइल को, लेकिन हम खड़े हुए हैं, एक वॉर क्रिमिनल के साथ खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि देखो हमारा कितना बड़ा अच्छा दोस्त है। क्या हमारे पास एलाइज की इतनी कमी हो गई है कि ऐसे देश को एक दोस्त बनाना पड़ रहा है? यह बताना पड़ा है कि भारत देखो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। जब ऐसा आप करोगे तो ऑब्वियसली मुसलमान देश आपसे और दूर चले जाएंगे। सालों से भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक अहम टेनेंट रहा है, एक हिस्सा रहा है नॉन अलाइनमेंट, यानी दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए हम कोई मिलिट्री अलायंस या ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, कोई एक देश या ब्लॉक का पालतू नहीं बनेंगे। लेकिन अभी तक भारत ने इसी वजह से किसी अलायंस का हिस्सा हम नहीं बने हैं, जैसा पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की कर रहे हैं। लेकिन नॉन अलाइनमेंट का मतलब सिर्फ फॉर्मल ट्रीटी से बाहर रहना नहीं है। ऑप्टिक्स पूरी दुनिया को दिख रहा है कि आज भारत कितना नॉन अलाइंड है, या हम सच्ची में अपने दम पर खड़े हुए हैं, या किसी के लिए हम जी हजूरी कर रहे हैं। जिस तरीके से हम ओपनली एक जेनोसाइडल इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे एलाइज को या फॉर्मल एलाइज को मैसेज किया जा रहा है कि हम किसके खेमे में हैं, किसके कैंप में हैं, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, दुनिया को साफ दिख रहा है। यह दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा इस्लामिक नेटो इसी फ्लॉड फॉरेन पॉलिसी की देन है, जिसे हम आज भी करेक्ट करने के लिए हम कुछ देखेंगे भी नहीं, मानेंगे भी नहीं। लेकिन यह दिखाता है कि पिछले एक दशक की फ्लॉड एंड फेल्ड फॉरेन पॉलिसी हमारी, जिसने भारत को किसी का भी नहीं छोड़कर रखा है। पाकिस्तान को एक्सपोज करना था, पाकिस्तान को आइसोलेट करना था, जयशंकर जी उस पर तो फेल कर गए, और अब अमेरिका और इजराइल के रहमो करम पर हमें जीना पड़ेगा। जैसे रशिया से तेल खरीदने के लिए नया पनिशमेंट अब आने वाला है, 100% एक्स्ट्रा टैरिफ, और जब यह पनिशमेंट आएगी तो हमें इसे अकेला ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त तो कोई बचा नहीं हमारा।